हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। देखिए ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। इसके अंदर हम लोग एक दो क्वेश्चन और करेंगे जो डेरिवेशनल टाइप के जो न्यूमेरिकल कर रहे थे वो, और उसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है जैकोबियन उसके बारे में बात करेंगे और जैकोबियन के नोट्स मिलेंगे और इसके बाद में जो सारे टॉपिक्स आएंगे उनके नोट्स मिलेंगे। बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कैलकुलेशन सब वगैरह यहाँ पे करूँगा। बाकी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, नोट्स आपको लिखने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर मैं बात करूं यूनिट वाइज, सॉरी क्वेश्चन वाइज, तो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, प्रूव करना है, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर इज जीरो। ये प्रूव करना है कि किसी वेक्टर का कर्ल कैलकुलेट करके उसका फिर डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें तो वो जीरो होता है। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। कर्ल ऑफ ए वेक्टर को लिखते हैं, किसी का कर्ल अगर कैलकुलेट करना हो तो कर्ल का मतलब होता है डेल क्रॉस ए वेक्टर, ये होता है कर्ल। ए वेक्टर का अगर कर्ल कैलकुलेट करना है तो उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है डेल वेक्टर के साथ में, ये कर्ल है। और कर्ल का अगर डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना हो तो इसके साथ में हम लोग ये डेल और ऑपरेट कर देते हैं, ये डाइवर्जेंस हो जाता है। ठीक है, तो कर्ल का डाइवर्जेंस जो होता है वो जीरो होता है, ये शो करना है, ये प्रूव करना है। करें, चलिए प्रूफ की बात करते हैं। इसमें सिंपल सी बात ये है कि आपको डाइवर्जेंस के, ग्रेडियंट के और जो फॉर्मूले थे कर्ल वगैरह के, वो सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तब तो आप कर पाओगे इजीली। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ए वेक्टर ले लेता हूँ। लेट माना ए वेक्टर जो है वो कैसा है, जैसे A1 E1 कैप, A2 E2 कैप, A3 E3 कैप, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, घटकों के रूप में, कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं वेक्टर को। ठीक है, अब मुझे कर्ल कैलकुलेट करना है इसका। क्या कर्ल? तो सिंस कर्ल ऑफ ए वेक्टर, कर्ल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/H1 H2 H3 E1 कैप H1 E2 कैप H2 E3 कैप H3। ठीक है, और इधर आता है डेल बाय डेल U1, डेल बाय डेल U2, डेल बाय डेल U3। ये तो जस्ट फॉर्मूला है डायरेक्ट, जो हमने पहले भी काफ़ी बार किया है। A1 H1 A2 H2 A3 H3। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको पॉज करके कॉपी कर लेना। ये लास्ट लेक्चर है जिसमें आपको खुद को राइट करना पड़ेगा, बाकी फिर उसके बाद में नोट्स मिल जाएंगे आपको PDF फॉर्म में। देखिए ये है, इसका अगर हम लोग कर्ल कैलकुलेट करें तो कर्ल क्या आने वाला है, कर्ल ऑफ ए वेक्टर जो आएगा 1/H1 H2 H3। और इसका अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ऐसा आएगा, पहले इसका E1 कैप H1, और अगर इंटीग्रेशन की बात करें तो ये आएगा डेल बाय इंटीग्रेशन, क्या ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, A3 H3 माइनस ये आ जाएगा डेल बाय डेल U3 A2 H2। ये पहला टर्म आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। दूसरा टर्म देखते हैं, माइनस E2 H2 माइनस E2 कैप H2, और इसका आएगा डेल U1 A3 H3 माइनस ये, इसके लिए ये मल्टीप्लाई माइनस ये डेल U3 A1 H1 का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, दो टर्म मिल गए। थर्ड वन ये आएगा प्लस E3 H3, और इसके अंदर ये माइनस ये डेल बाय डेल U1 A2 H2 माइनस डेल बाय डेल U2 A1 H1। ठीक है, पॉज करके कॉपी कर लेना। ये मिल गया अपने को, है ना, ये कर्ल मिल गया। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कर्ल का डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है। तो अब डाइवर्जेंस का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ये तो कर्ल मिला अभी। ठीक है ना, तो ये यहां तक छाप लो आप। ठीक है, आगे बात करते हैं डाइवर्जेंस के बारे में।
सिंस कोई भी चीज़ का अगर डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना हो तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे अगर अपने पास में ये जो कर्ल ऑफ ए वेक्टर है, ये कोई वेक्टर ही तो मिला है एक तरीके से। कोई भी चीज़ का कर्ल कैलकुलेट करने के बाद में जो क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है अपने पास में। तो वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कर्ल का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ल का फॉर्मूला ऐसा होता है, कर्ल नहीं सॉरी डाइवर्जेंस की बात कर रहा हूँ मैं अभी। डाइवर्जेंस का अगर फॉर्मूले की बात करूँ तो जैसे मान लो डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर कैलकुलेट करना आपको, डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, 1/h1 h2 h3, और ये होता है डेल बाय डेल u1 a1 h2 h3 प्लस डेल बाय डेल u2 a2 h1 h3 प्लस डेल बाय डेल u3 a3 h1 h2। ये फॉर्मूला होता है किसका, डाइवर्जेंस का। तो डाइवर्जेंस इसमें जैसे किसी भी वेक्टर का कैलकुलेट करना, तो यहां पर अगर बी वेक्टर का कैलकुलेट करना हो तो यहां पे आ जाता है b1 b2 और b3 आता है, यहां पे b1 b2 और b3। मैंने a1 a2 a3 ए वेक्टर इसलिए नहीं लिया क्योंकि ए वेक्टर हमने किसी और चीज को मान रखा है इसलिए, ठीक है। तो कोई भी बी वेक्टर का अगर आपको डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और b1 b2 b3 क्या है, कंपोनेंट्स है, u1 u2 u3 की डायरेक्शन में क्या है, घटक है, इसके कंपोनेंट्स है। अब जैसे मान लो मैं इसको बी वेक्टर मान लूं, ये जैसे मान लो ये बी वेक्टर है, मान लो ये आएगा तो एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये मान लो क्या है, कोई बी वेक्टर है, इसका मुझे डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका अगर डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना हो तो देखिए इसके घटक बताइए, इसके कंपोनेंट बताइए। इसके जो कंपोनेंट है, एक तो ये रहा E1 डायरेक्शन में, तो E2 डायरेक्शन में कंपोनेंट ये रहा, E3 डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो ये रहा, है कंपोनेंट इसके, है ना। ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा सबके साथ में, लेकिन इसके कंपोनेंट मिल रहे हैं ना, b1 b2 b3 आपके पास मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो b1 b2 b3 पहले देख लो b1 b2 b3 क्या है, ताकि एक बार आपको अप्लाई करने में आसान रहे। b1 क्या मिलेगा, इसका घटक E1 कैप डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या है, ये तो मल्टीप्लाई हो गए, बाकी का ये है ना, ये मल्टीप्लाई होगा तो H1 से H1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/h2 h3 बचेगा, और ये जो मिल गया ये a3 h3 माइनस डेल बाई डेल u3 a2 h2। ये b1 नहीं हुआ क्या, अरे ये अगर इसको पूरे को वेक्टर मान लिया जाए बी वेक्टर, तो इसके जो घटक आएंगे, इसके कंपोनेंट आएंगे, वो b1 b2 b3 आएगा, और b1 E1 कैप की डायरेक्शन में b1 आएगा, मतलब b1 कंपोनेंट। तो E1 कैप के मल्टीप्लाई में क्या है, एक तो ये और ये भी बाहर से आके मल्टीप्लाई होगा, तो H2 H3 H1 से H1 कैंसिल आउट हो जाएगा, H2 H3 नीचे बच जाएगा, बाकी का ये b1 मिल गया। इसी वे में ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो b2 भी मिलेगा, तो b2 देखिए b2 ये इससे मल्टीप्लाई होगा, H2 से H2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस में बचेगा 1/h1 h3, और वो अंदर जो बचा डेल a3 h3 बाई डेल u1 माइनस डेल a1 h1 बाई डेल u3, ठीक है। ये b2 मिल गया। b3 की बात करते हैं, b3 की बात करें तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो h3 से h3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/h1 h2 बचेगा, 1/h1 h2, और ये है डेल बाई डेल u1 a2 h2 माइनस डेल बाई डेल u2 a1 h1। ये b1 b2 b3 तीनों मिल गए अपने को। ये b1 b2 b3 के वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लो, ये 2 है, ये 3 है, एंड ये 4 है, तो बाई 1 2 3 4, ठीक है, बाई इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वैल्यू देखिए, यहाँ पे b1 का वैल्यू पुट करो तो ये आएगा डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना ना, डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर, इसका मतलब हो गया कि डाइवर्जेंस ऑफ बी क्या है, मैंने कर्ल को माना, कर्ल ऑफ ए वेक्टर ये है,
ये कैलकुलेट करना तो ये आ गया आपके पास 1/h1 h2 h3। डाइवर्जेंस ऑफ बी का मतलब है बी किसको माना, मैंने इसको माना, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर ये आया 1/h1 h2 h3, ये तो बाहर आ गया, और अंदर आया डेल बाई डेल u1, डेल बाई डेल u1, और ये है b1 h2 h3, b1 इंटू h2 h3। तो b1 यहाँ पे यह है h2 h3 से मल्टीप्लाई होगा, तो h2 h3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा किसका, डेल बाई डेल u2 a3h3 माइनस डेल बाई डेल u3 a2h2। ये पहला टर्म बच गया। दूसरा टर्म डेल बाई डेल u2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, डेल बाई डेल u2, और उसके अंदर डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है, b2 h1 h3, b2 इंटू h1 h3, तो h1 h3 तो b2 कहाँ है, ये रहा h1 h3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, b2 बचेगा, मतलब ये h1 h3 b1 से b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बच जाएगा पूरा, माइनस के साथ में आएगा, ये नेगेटिव आएगा, क्या आएगा, डेल a3h3 बाई डेल u1 माइनस डेल बाई डेल u3, किसका डिफरेंशिएशन है ना, a1 h1। ठीक है, दो टर्म तो मिल गए। थर्ड वन, लास्ट टर्म में देखिए u3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा b3 h1 h2, u3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है h1 h2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो h1 h2 से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा b3 से, ये बाकी का बच जाएगा, डेल बाई डेल u1 a2 h2 माइनस डेल बाई डेल u2 a1 h1, ये मिल गया अपने को। ठीक है, क्लियर है क्या। अब देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं ओपन करूँ तो ये क्या मिलेगा, 1/h1 h2 h3 तो बाहर रह जाएगा। यहाँ पे देखो u1 का डिफरेंशिएशन होगा, इसका दो बार डिफरेंशिएशन हो गया, एक बार पहले u2 के रेस्पेक्ट में फिर u1 के रेस्पेक्ट में, तो इसका 2 टाइम्स से डिफरेंशिएशन हो रहा है u1 और u2 के रेस्पेक्ट में, किसका, a3h3 का, फिर माइनस इसका भी दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन u1 u3 a2h2। अरे ये बाहर से जाएगा तो ये भी सबके साथ में अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से ये बात करें तो ये ओपन कर देंगे, माइनस ये भी 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रहा है a3h3 का, किसके u2 के रेस्पेक्ट में और u1 के रेस्पेक्ट में, फिर माइनस माइनस प्लस, ये भी 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रहा है a1 h1 का, और ये आएगा डेल u2 डेल u3। ठीक है, सिमिलरली ये चीज़ भी आ जाएगी, प्लस डेल 2 टाइम्स हो रहा है डेल u3 डेल u1 a2h2 का, माइनस 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो रहा है डेल u3 डेल u2 का, क्या रिस्पेक्ट में, a1 h1 का। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, एक बार पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा। इसमें देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, इसमें कुछ कैंसिल आउट हो तो रहा है, क्या हो रहा है देखिए, u1 और u2 के रेस्पेक्ट में ये u2 u1 के, ये डिफरेंशिएशन तो सेम चीज का हो रहा है, लेकिन इसमें u1 और फिर u2 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसमें पहले u2 के रेस्पेक्ट में फिर u1 के रेस्पेक्ट में हो रहा है। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही होता है। मतलब अगर सिंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो ये होता है कि पहले u2 के रेस्पेक्ट में कर लो, फिर u1 के रेस्पेक्ट में कर लो, या पहले u2 के रेस्पेक्ट में कर लो, फिर u1 के रेस्पेक्ट में कर लो, दोनों का एक ही बात है। इस चीज़ का मीनिंग सेम ही होता है, ये सबके लिए होता है, u1 u2 के लिए नहीं, u1 u3 के लिए भी, u2 u3 के लिए, सबके लिए अप्लाई होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं u1 u2 u3, सिंस u1 u2 u3 स्वतंत्र चर है, आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है, तो ये चीज़ देखो, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि इसमें पहले u1 फिर u2 के रेस्पेक्ट में, इसमें पहले u2 फिर u1 के रेस्पेक्ट, सेम चीज़ ये u1 u3 है, u1 u3 ये रहा, और ये इससे कैंसिल आउट है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा सारा। इधर से क्या कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग, कैलकुलेट कर रहे थे डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ ए वेक्टर
वो क्या मिल गया अपने को, 0 मिल गया। ये छाप लो भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन और था अपने पास। कर्ल का डाइवर्जेंस 0 हो गया है ना। इसको कई बार, ये जो क्वेश्चन था इसको कई बार लैंग्वेज में ही बोल देता है कि प्रूव करो कि किसी वेक्टर का कर्ल का डाइवर्जेंस 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो तो एक लाइन लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो, इसको पॉज करके इसको कॉपी कर लेना, लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखना। अतः किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का डाइवर्जेंस 0 होता है। किसी सदिश क्षेत्र के कर्ल का डाइवर्जेंस 0 होता है। Hence the divergence of curl of a vector, hence the divergence of curl of a vector is always 0. Hence the divergence of curl of a vector is always 0. ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रूव करना है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये है ग्रेडियंट का कर्ल है, ग्रेडियंट का कर्ल 0 होता है, ये प्रूव करना है। पहली चीज तो ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है। तो ग्रेडियंट तो हमेशा स्केलर क्वांटिटी का, अदिश राशि का कैलकुलेट करते हैं। स्केलर क्वांटिटी है फाई, तो इसका ग्रेडियंट ऐसा आ जाएगा, ये ग्रेडियंट हो गया। इसका कर्ल है तो किसी, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, इसका कर्ल कैलकुलेट करना, तो किसी के भी चीज का कर्ल कैलकुलेट करना हो तो डेल वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये कर्ल हो गया। मतलब ये 0 होता है, ये प्रूव करना है। तो कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ फाई, किसी अदिश क्षेत्र के ग्रेडियंट का कर्ल 0 होता है, इसका मीनिंग ये है, यहां पे ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। क्लियर है, ये प्रूव करना। स्टार्ट करें, चलो। कुछ नहीं, बस आपको वो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। प्रूफ की बात करते हैं, फॉर्मूले कौन से हैं, ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, लाप्लासियन के वो फॉर्मूले जो है वो ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे और फिर उसका कर्ल, तो दोनों के फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो सिंस ग्रेडियंट ऑफ फाई, जिसको लिखते हैं हम लोग ऐसे, कैसे, E1 कैप H1 डेल फाई बाई डेल U1 प्लस E2 कैप H2 डेल फाई बाई डेल U2 प्लस E3 कैप H3 डेल फाई बाई डेल U3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट का है, ग्रेडियंट मिल गया अपने को, ठीक है। ग्रेडियंट मिल गया, इसको मैं कोई ए वेक्टर बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे ये ग्रेडियंट है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो बात समझ आती है ना। तो इसको मैं वेक्टर क्वांटिटी बोल दूं, इसको लेट्स, ये डेल वेक्टर फाई वेक्टर, लेट माना इसको ए वेक्टर, क्योंकि वेक्टर तो है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, देखो यूनिट वेक्टर है इसके अंदर, वेक्टर क्वांटिटी तो है। वैसे पता है कि ग्रेडियंट किसी भी चीज का कैलकुलेट करते तो वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि मिलती है। तो इसको मैं ए वेक्टर से लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। तो ए वेक्टर से लिख दिया इसको, तो ये जो है इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये लो, कोई दिक्कत ना। चलिए ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है। ये ए वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, तो इसके ये कंपोनेंट्स क्या हुए अभी ये देख, बताओ। अगर ये ए वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट बताओ, इसके घटक बताओ। ये A1 हो गया, क्योंकि E1 कैप के साथ जो रहेगा A1 ही रहेगा। ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। इतनी बात तो समझ में आती है ना। तो ये घटक है, कंपोनेंट जो है वो है 1/H1 डेल फाई बाई डेल U1। A2 जो है 1/H2 डेल फाई बाई डेल U2 और A3 जो है 1/H3 डेल फाई बाई डेल U3। ठीक है, क्लियर।
A1 A2 A3 मिल गया अपने को। आगे देखिए, ग्रेडियंट ऑफ फाई कैलकुलेट करते हैं हम लोग। सॉरी, ग्रेडियंट ऑफ फाई तो आ गया, अभी कर्ल कैलकुलेट करना है। तो मतलब इसका कर्ल कैलकुलेट करना है, डेल वेक्टर फाई का, मतलब ए वेक्टर का कर्ल कैलकुलेट करना है। बेसिकली बात तो यही है। तो चलिए करते हैं हम लोग। नाउ कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, और इसका मतलब हो गया कर्ल कैलकुलेट करना है किसका, ग्रेडियंट ऑफ फाई का। और इसका मतलब भी ये हो गया कि कर्ल कैलकुलेट करना है ग्रेडियंट फाई को, डेल वेक्टर फाई को ए वेक्टर लिख देते हैं। ए वेक्टर का कर्ल कैलकुलेट करना है, ठीक है। ए वेक्टर हमने इस चीज को मान लिया। अभी देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है E1 कैप H1, E2 कैप H2, E3 कैप H3। तो यहाँ पे आता है डेल बाय डेल U1, डेल बाय डेल U2 और डेल बाय डेल U3, ऐसे आता है। और यहाँ पे आएगा A1 H1, A2 H2, A3 H3, राइट। चलिए इसका अगर हम बात करें तो A1 A2 H3 का वैल्यू है अपने पास में। A1 A2 H3 का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं यहां पर तो क्या हो जाएगा ये। हाँ एक सेकेंड, एक चीज और रहती है इसमें, बाहर आता है, आउटसाइड में आता है ये, ठीक है। तो ये अपने को ये मिल जाएगा क्या, डेल वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर फाई। चलो जो भी है, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला, पॉज करके कॉपी कर लेना। नेक्स्ट स्टेप में डेल वेक्टर क्रॉस फाई, ये जो है 1/H1 H2 H3। अब देखिए A1 A2 A3 की वैल्यू रख सकता हूँ मैं, E1 कैप E2 कैप H2 H1, E3 कैप H3। देखो E1 कैप सॉरी डेल बाय डेल U1, ये तो लिख देता हूँ। A1 H1 जो है, A1 का वैल्यू पुट करो, A1 इज दिस वन, A1 ये है, ये A1 यहाँ पे पुट करूंगा तो H1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो A1 H1 क्या होगा, मतलब A1 को H1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डेल फाई बाय डेल U1 बचेगा। तो इसमें क्या बचेगा, डेल फाई बाय डेल U1, राइट। दूसरा टर्म A2 H2 आएगा, तो A2 को H2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो H2 से H2 कैंसिल, डेल फाई बाय डेल U2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, डेल फाई बाय डेल U2, और इसी तरीके से डेल फाई बाय डेल U3 बच जाएगा अपने पास। तीनों मिल गए, क्योंकि यहाँ से A3 H3 का वैल्यू रखेंगे तो A3 H3 मल्टीप्लाई होगा तो H3 से H3 कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल फाई बाय डेल U3 बच जाएगा, जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, ठीक है। ये मिला मेरे को। अब इसका क्या करो, आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, दैट इज वेरी सिंपल। तो 1/H1 H2 H3 क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा, देखिए E1 H1, E1 कैप H1, ये इसके लिए बात करें तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे है ना, तो ये इसका डिफरेंशिएशन होगा डेल बाय डेल U2, डेल बाय डेल U3 फाई, है ना, ठीक है, माइनस डेल बाय डेल U3, और ये है डेल फाई बाय डेल U2। ये पहला टर्म मिल गया। सेकेंड टर्म देखिए, सेकेंड टर्म आएगा माइनस E2 कैप H1, तो ये इससे और ये इसके साथ है, तो ये आएगा डेल बाय डेल U1, डेल फाई बाय डेल U3, माइनस डेल बाय डेल U3, डेल बाय डेल U3, डेल फाई बाय डेल U1, ठीक है, प्लस E3 कैप H3, इसके लिए ये आएगा इसके साथ डेल बाय डेल U1, डेल फाई बाय डेल U2, माइनस डेल बाय डेल U2, डेल फाई बाय डेल U1, ऐसा मिल गया अपने को, ठीक है। ये क्या मिला, देखें कैंसिल आउट होता है या कुछ होता है, तो इसको देखते हैं कुछ मिलता है, क्या मिलता है। देखो ये यहाँ पे क्या है, पहले U3 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, फिर U2 के रिस्पेक्ट में।
ये पहले u2 के रेस्पेक्ट में हो रहा है फिर u3 के रेस्पेक्ट में। तो हमको पता है कि u1 u2 u3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये दोनों चीज़ें सेम ही है। मतलब पहले u2 के रेस्पेक्ट में हो, पहले u3 के रेस्पेक्ट में हो, या पहले उसके और करे, तो 1 + 1 माने तो ये चीज़ें सेम ही है दोनों, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से ये देखो पहले u3 के रेस्पेक्ट में हो रहा है फिर u1 के रेस्पेक्ट में, फिर पहले ये u1 के रेस्पेक्ट में हो रहा है फिर u3 के, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। समझ आ रहा है? सिंस क्यों हो रहा है ये? सिंस डेल u2 का पहले u3 के रेस्पेक्ट में हो, पहले फिर u2 के रेस्पेक्ट में हो, या अगर बात करूँ मैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन में बताया था सेम वही कंसेप्ट है, u3 का हो फिर u2 का, एक ही बात है। बिकॉज सिंस u1 u2 u3 स्वतंत्र चर है, आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। ये चीज़ हो रही है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे सारे, जैसे जिस तरीके से ये हो रहे बाकी सेम के लिए उसके लिए उनके लिए भी सेम तरीके से हो जाएगा, ठीक है। सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा? हेंस डेल वेक्टर क्रॉस डेल वेक्टर फाई, ये मिलेगा अपने को 0, मिल गया, ये 0 है, ठीक है। चलो ये कंप्लीट हो गया है, ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है, जो चैप्टर है वो भी फिनिश हो गया है। और इसके बाद में जैकोबियन और डिराक डेल्टा आएंगे। जैकोबियन के एक 1.5 घंटे के लेक्चर, फिर डिराक डेल्टा के। तो जैकोबियन जो है उसमें से छोटा सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई बहुत भारी कंसेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। उसके सारे नोट्स मिल जाएंगे, आगे भी सबके नोट्स मिलेंगे, आगे जो भी चैप्टर पढ़ाऊंगा जब भी टॉपिक आएगा उसके नोट्स मिलेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको कॉपी नहीं करना पड़ेगा, उसमें टाइम बच जाएगा, ठीक है। बाकी सारी एक्सप्लेनेशन इसी तरीके से होगा, सिमिलर वे में। क्लियर? चलो ये फिनिश हो गया है। और इस चैप्टर से जैसे मैंने बताया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये तो छाप लिया होगा। क्वेश्चन का टाइप जो रहता है, मैंने लास्ट 2-3 लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस बताए हैं, तो वो उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। या फिर जब थ्योरी से पूछता है तो पूछ लेता है कि डाइवर्जेंस शो करो, कर्ल शो करो, या कर्ल का क्या होता है, कर्ल डाइवर्जेंस क्या होता है, ग्रेडियंट क्या है, उसका मीनिंग शो करो, उसका डेरिवेशन आ जाए। तो वहाँ से तो उस तरीके से आता है, बाकी जो क्वेश्चन बताया ना उस तरीके से क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को प्रैक्टिस कर ले। और मैंने बताया कि इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो H1 H2 H3 जैसे लास्ट क्वेश्चन जब करवाए थे मैंने बताया था कि आपको जो स्केल पैरामीटर्स है वो पता रहने होते हैं कि तीनों जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनमें स्केल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, स्केल गुणक H1 H2 H3 के वैल्यू क्या होते हैं। दूसरी चीज़ जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और लाप्लासियन का फॉर्मूला वो भी याद रखना है, ठीक है। एक फॉर्मेट याद रख लो, बाकी तो फिर आपको किसी भी में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। गोले में पूछ ले, स्पेरिकल या सिलेंड्रिकल, किसी में भी पूछे उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको फिनिश कर देते हैं। ओके।